नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम ने आज बैठक के दौरान अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया। बैठक से पूर्व इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं सीएम ने 2 मिनट का मौन भी रखा। सीएम धामी ने कहा कि इस दुखद घटना से मन अत्यंत व्यथित हो गया है। साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्विवार्षिक महाधिवेशन में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने सबसे पहले अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के वार्षिक महाधिवेशन में प्रतिभाग करने का सौभाग्य मिला है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर जीवन बचाते हैं, शिक्षक जीवन को सुधारने का काम करते हैं, तो इंजीनियर्स जीवन को सुगम और सरल बनाने का काम करते हैं। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो 16 जुलाई तक चलेगा। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को भी जारी रखा जाएगा। पाँच जून पर्यावरण दिवस से पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाए। और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर सिंचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की एक नज़ीर भी रही है, उसमें हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्षों के कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो उद्यमी हैं उनके एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। मैं कल रुड़की में था। हमारे सारे मंत्री सांसदगण लगातार इन 2 दिनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नई टिहरी में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। रेखा आर्य ने कहा कि ये 11 साल आजाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल बन गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने हमें उपभोक्ता से उत्पादक और निर्यातक बनाने की दिशा में अग्रसर काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हम लगातार आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेश निर्मित हथियारों की सटीकता देखकर पूरी दुनिया हैरानी में रह गई थी। ग्यारह साल के कार्यकाल में मैंने अभी आपके सामने पीसी करी, और इस पीसी करने के दौरान में इन 11 वर्षों की जो उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो धारा 370 के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वक्फ बिल के परिप्रेक्ष्य में हो, 3 तलाक के परिप्रेक्ष्य में, महिलाओं को 33% आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में हो, लोकसभा हो, विधानसभा में हो, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रहा है। हमने देखा कि कैसे चिनाब पुल डेवलप होकर आया, उसका लोकार्पण हुआ है। हमने देखा कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें हमारे स्वदेशी निर्मित हथियारों से किस प्रकार से तबाही पाकिस्तान में की गई है, और किस प्रकार से पूरे विश्व ने माना है कि भारत जो है अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, भारत साहसिक निर्णय लेने में सक्षम है। टिहरी में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद सिर्फ रोजगार का एक माध्यम नहीं, बल्कि ये सेवा का एक बड़ा अवसर है। बीजेपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में
सर्वाधिक बढ़ोतरी की है। आगे उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई है। इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 महीने के समय में पूरा कर लिया गया। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने हाल ही में पूरे प्रदेश में 6,330 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और 722 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों यानी कुल मिलाकर 7,052 पदों पर भर्ती की है। इनमें से लगभग 700 नियुक्ति टिहरी में की गई। मैंने ये बात बोली है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, मैं इस दिशा में भी प्रयासरत हूँ। मैंने उनके संगठनों से इस संदर्भ में बात करी है। मैंने उनके रिटायरमेंट के बाद में उन्हें सम्मानजनक धनराशि प्राप्त हो उस संदर्भ में भी बात करी है। मैं उनके कंसर्न का इंतजार कर रही हूँ। उसी के अगले बढ़ते क्रम में मैंने ये कहा है कि मैं इस दिशा में भी विचार करती हूँ। जब पहला क्रम पूरा होगा तो निश्चित रूप से दूसरे क्रम की ओर आगे बढ़ूंगी। मेरा ये सपना है कि वो इतनी अपने विभाग के अतिरिक्त भी अन्य विभागों की सेवा करती है, निश्चित रूप से उस दिशा में भी उनके उसमें विचार होना चाहिए। तो उसके लिए हम सतत प्रयासरत है। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि अब वो समय जल्द आए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून का नगर निगम हाउस टैक्स न देने वालों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने की तैयारी में है। नगर निगम के उप आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं अभी तक 60 करोड़ का हाउस टैक्स नगर निगम के द्वारा वसूला जा चुका है। साथ ही वर्तमान में नगर निगम के द्वारा 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनके खिलाफ नगर निगम जल्द ही कार्रवाई करेगा। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत अभी तक जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा था वो लगभग जो विगत वर्ष का आंकड़ा है 60 करोड़ के लगभग वसूल किया गया है। वर्तमान में 100 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम की ओर से रखा गया है और जैसा कि फील्ड सर्वे के माध्यम से जानकारी में आया है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 100 से अधिक प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण करते हुए उन व्यक्तियों को नोटिस इशू किया गया है और आगे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत इसमें जो वारंट जारी करना, कुर्की कार्रवाई जो विधिक प्रावधान है उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 100% टैक्स वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता समृद्ध मिश्रा से। समृद्ध, जिस तरीके से टैक्स नहीं भरने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी में अब विभाग लग चुका है, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? प्रावधान में नहीं जोड़ा जाता था, अब उसको भी जोड़ने की बात जो है नगर निगम की ओर से की जा रही है और देखिए एक लक्ष्य तय किया गया है कि 100 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको इस वित्तीय वर्ष जो है नगर निगम टच कर सकता है। अभी फिलहाल मौजूदा वक्त की बात करी जाए तो तकरीबन 60 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है वो टच हो गया है नगर निगम की ओर से और लगातार ऐसे लोग जो टैक्स देने से बच रहे हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए एक समय सीमा तय करी गई है। इस समय सीमा के अंतर्गत आप सारा जो टैक्स है उसको जमा कर दें, अन्यथा नगर निगम आपके ऊपर कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, ऐसे में इस लक्ष्य को कब तक पूरा करने का विभाग ने जानकारी दी है? कब तक कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा? देखिए लगातार नोटिस तो भेजे ही जा रहे हैं और निगम भी इस ओर कोशिश कर रहा है कि देखिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। ऐसे में क्योंकि देखिए 60 करोड़ पहले से भुगतान हो चुका है, 40 करोड़ और बचे हैं 100 करोड़ के लक्ष्य के लिए, तो लगातार जो है नोटिस भेजे जा रहे हैं और यही देखा जा रहा है कि देखिए जितनी जल्दी हो सके इस पूरे काम को संपन्न करा जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद समृद्ध हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की लक्सर तहसील क्षेत्र में आसमानी बिजली खेत में काम कर रही महिला के ऊपर गिर गई, जिससे महिला की मौत हो गई। हुसैनपुर गांव में खेत में महिला गन्ने की निराई कर रही थी। बिजली गिरने की खबर से गांव में कोहराम मच गया है। परिजनों ने चीख पुकार से इलाके में मातम सा छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं जैनपुर गांव में भी आसमानी बिजली की चपेट में आए युवक शहबाज की भी परिजनों ने बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया है। खेत में आई थी काम के लिए। ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत होगी यहीं पर ही। जो 2 महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है।
उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से, और ये यहाँ पे बिल्कुल मरद पड़ी है। सर इसकी सूचना हमने एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और पटवारी साहब को भी दे दिया। मौके पर पहुँच रहे हैं उनकी टीम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो चुकी है, इसी के साथ घायल भी हुए हैं कुछ लोग, तो इसमें क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? विभाग की टीम पहुंची, राजस्व विभाग की, ऐसे में आर्थिक मदद की कोई बात की गई है, या फिर जो महिलाएं अस्पताल में भर्ती है, जो घायल हैं, उनका क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? आज सुबह से जैसे पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही थी, मौसम बदला था तो, लेकिन यहाँ बदलते मौसम ने दो परिवारों की खुशी छीन ली, क्योंकि यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला खेत में काम कर रही थी, उसके साथ जो अन्य दो महिलाएं थी वो भी खेत में काम कर रही थी, वो भी बिजली की चपेट में आई है, लेकिन उनकी हालत जो है अभी गंभीर बनी हुई है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जो घायल महिला है उनका इलाज भी अभी चल रहा है, लेकिन एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद सूचना पर जो तमाम जो ग्रामवासी थे वो मौके पर पहुंचे थे। ग्रामवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम भी कराने के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे अभी तक कोई इस तरह की घोषणा नहीं की गई है कि इसमें कुछ आर्थिक मदद की जाएगी या फिर जो महिला जिसका इलाज चल रहा है उसका कुछ यहाँ पे सहयोग किया जाएगा। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हॉस्पिटल में पहुंचकर उनका हालचाल जाना है, लेकिन अभी अधिकारी के तौर पर कोई ऐसी आर्थिक मदद की कोई घोषणा यहाँ पे नहीं की गई है। जी बिल्कुल मनोज, जिन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनकी कितनी संख्या है और उनकी हालत क्या बनी हुई है अभी? बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि सुबह की ये घटना है कि जब हरिद्वार में बारिश हो रही थी तो उसी समय जो आकाशीय बिजली थी वो खेत में काम करने वाली महिलाओं के ऊपर हुई। हालांकि एक महिला की मौके पे मौत हुई थी, जबकि जो दो अन्य महिला थी जो उनके साथ में काम कर रही थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है, लेकिन इसमें जो जानकारी मिली है कि इसमें एक महिला की मौत हुई है, जबकि दो महिला घायल है, जिनका इलाज भी हॉस्पिटल में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में जारी विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के बीच 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, लिहाजा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरिद्वार में सिटी एसपी ने व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में एसपी सिटी ने होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ अहम बैठक की। प्रशासन ने व्यापारियों से मेले के दौरान सहयोग की अपील की है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। बेसिकली जो हमारा आगामी कांवड़ है यात्रा 2025 है, ये 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक इसमें चलना है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा होटल एसोसिएशन है हरिद्वार नगर में, और हमारे व्यापार मंडल है, विभिन्न व्यापार मंडल कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार और हरिद्वार, हरकी पैड़ी, भूपत वाला क्षेत्र के सभी के अध्यक्ष और इनके पूरे बॉडीज को आप बुलाकर इनके से वार्ता की गई, क्योंकि आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मेले में। इस कारण से वार्ता की गई। आप लोगों के जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है। उन सुझावों को हम आगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। हालांकि बैठक में कुछ व्यापारियों ने अचानक बुलावे और अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जताई। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि नोटिस दिए बिना चालान काटे जा रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। बावजूद इसके उन्होंने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि वो हर साल की तरह इस बार भी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि एक तो जल्दीबाजी में मीटिंग आयोजन किया गया, दूसरा एसपी सिटी साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें हमारा यही कहना है कि पुलिस वैसे व्यवस्था सही कर रही है, लेकिन जो बात बात में चालान है, जो बात बात में चालान करती है, हमने उसका अपना विरोध जताया है और हमने कहा है कि चालान न करके आप नोटिस दें। चालान का हमने पहले, क्योंकि एक बार चालान कर दिए, अब थोड़ा सा आदमी अपनी लिमिट में आ चुका है, लेकिन अब आगे के लिए ज़्यादा कब किसी की क्या बात है क्या नहीं है, तो आदमी नोटिस दे, चालान ज़्यादा ना करे। और कांवड़ की व्यवस्था के लिए जो शिकायतें अदर विभागों से होती है, हमारी जल संस्थान से है, पीडब्ल्यूडी, जो हमारी जो संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर जो हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं हरिद्वार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो कांवड़ में जिन संस्थाओं की अति आवश्यकता पड़ती है, तो उनके अधिकारी, उनके जो विभाग के अधिकारी है वो आज नदारद है, वो पता नहीं क्यों नहीं आ पाए या क्यों उनको नहीं बुलाया गया। तो मेरा मानना यह है कि इस मीटिंग में तो कांवड़ व्यवस्था की मीटिंग, क्योंकि कांवड़ की 15 दिन की मीटिंग, कुंभ का 1 दिन का स्नान और कांवड़ का 15 दिन का स्नान बराबर होता है, कि कुंभ से ज्यादा भीड़ कांवड़ में होती है।
तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। दरअसल 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा प्रशासन तैयारियों में जुटा है, क्योंकि कावड़ यात्रा में देश भर से तीर्थ यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में कावड़िए आते हैं, लिहाजा अचानक भीड़ के पहुंचने की वजह से परेशानी ना हो, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजभवन नैनीताल में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं और सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जिसे देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। यहाँ कई वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का भारतीय सेनाओं में योगदान लगभग 18% है, जो दर्शाता है कि ये राज्य वास्तव में देश की रक्षा की एक मजबूत रीढ़ है। हम बिल्कुल अलग थी। इसका नाम भी था एक शाम सैनिकों के नाम। और आज हर एक क्षण जो हमने यहाँ बिताया है, एक वीरता के रस में, एक राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा के रस में बिताया है। आज सबसे अच्छा काम पूरे परिवार ने क्या किया कि हमारे जितने भी डेकोरेटेड ऑफिसर्स, जेसीओज, ओआर हैं, जिनको राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर में वीरता के पुरस्कार मिले हैं, उनको हमने सम्मानित किया। हमने अपनी वीर माताओं को, अपनी वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको भी सम्मानित किया। आज सचमुच एक ऐसा समय था जब इसके ऊपर में गर्व कर सके कि उत्तराखंड के हर एक घर से एक सैनिक आता है। ये जो एक शाम सैनिकों के नाम से जो हमारे माननीय हमारे राज्यपाल महोदय जी ने जो ये प्रोग्राम चलाया, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे हम लोगों को आकर के एक ये लगा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी हम लोगों को याद करती है और हमें सम्मान देती है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है और हमें ये उम्मीद है कि ये आगे और अच्छा चलता रहे। पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज पालिका में ठेके पर रखे गए स्वच्छता कर्मियों ने नगर पालिका कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे कर्मचारियों का पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने के चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नैनीताल में 2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज नगर पालिका में ठेका सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धरना प्रदर्शन कर रहे स्वच्छता कर्मियों का कहना है कि अगर उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया तो हड़ताल करेंगे। हम करीब 2 महीने डोर टू डोर का काम कर रहे हैं, जो अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है और नगर पालिका कह रही है आप लोग काम नहीं कर रहे हो इसलिए भुगतान नहीं करेंगे, और ठेकेदार ने मना कर दिया हमारे भुगतान के लिए, इसलिए हम नगर पालिका आए अपने भुगतान के लिए। अगर भुगतान नहीं किया जाता तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? ये काम नहीं होगा, सारे कर्मचारी मना कर रहे हैं क्योंकि उनको घर का किराया देना है, किसी की बच्चों की फीस है, कुछ बहुत बुरी हालत हो चुकी है कर्मचारी की। इस चक्कर में काम नहीं हो पाएगा जब तक सैलरी नहीं आएगी इनकी। सर हम 2 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ पर हर जगह नैनीताल में काम हो रहा है, फिर भी ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने काम नहीं करा और हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ इतने लोग हैं बेचारे, अपने घर से इतनी दूर आए हुए हैं, ये लोग एक एक शाम के खाने के लिए परेशान है, खाने के लिए ये लोग परेशान हैं, इतना दुखी कर रखा है, इन लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं, ये लोग इतने मजबूर हैं, ना अपना घर का किराया दे पा रहे हैं, ना बच्चों की फीस दे पा रहे हैं ये लोग। क्या कहना है पालिका तो यही कह रही है अभी दे ही नहीं रही है पैसे। क्यों नहीं दे रही? वो ये कह रही हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन हमने काम करवाया है, हमारे पास फोटोज भी हैं रोज के काम के। इधर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल का कहना है कि नगर की सफाई का ठेका दीक्षांत संस्था को दिया गया, लेकिन जब से ठेका दिया गया है तब से ही नगर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। साफ सफाई और कूड़ा न उठाने की लगातार
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कार्यरत कर्मचारी की 13 साल की बेटी ने नैनी झील में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि घर में मामूली विवाद के दौरान मां के डांटने मात्र से नाबालिग ने ये कदम उठाया है। कल सवेरे तकरीबन 9:30 बजे मां ने बेटी को डांटा तो अंजलि घर से नाराज होकर निकल पड़ी और दोपहर पाषाण देवी मंदिर के पास झील में छलांग लगा दी। घर वालों के तलाश करने पर अंजलि के जूते देवी मंदिर के पास झील किनारे मिले। इसके बाद एसडीआरएफ और दंगल विभाग की टीम द्वारा झील में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तकरीबन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम को युवती का शव बरामद किया गया। चौक झील से निकलने के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपदा कंट्रोल से सूचना मिली कि एक लड़की जिसकी उम्र 13 वर्ष है वो यहाँ पाषाण देवी मंदिर के पास डूब गई है करके उसके चप्पल दिखाई दिए हैं, एक इधर एक उधर। तो हमने एसडीआरएफ की टीम आई, काफ़ी खोजबीन 4-5 घंटे का रेस्क्यू रहा हमारा। उसके बाद उसकी बॉडी अभी बरामद की गई है। उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने एसपी नैनीताल कैंप में नैनीताल पुलिस लाइन कैचीधाम 15 जून को होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। रिपोर्ट देखिए। कैचीधाम मेले को लेकर राज्य के मुखिया से लेकर पुलिस के आला अधिकारी तक गंभीर दिख रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने नैनीताल में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कैचीधाम मेले में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कैचीधाम में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इस साल जो पिछले साल में जो भी सुरक्षा व्यवस्था अरेंज कराई गई उससे और भी ज्यादा दृढ़ व्यवस्था कराने के लिए हमने निर्देश कर लिए हैं। इनका जो भी रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स है, पीएसी है, पीआरडी, होमगार्ड है, सब को उपलब्ध कराया जाएगा, एडिशनल एसपीस और सीओस भी। और हमारी फोकस 3 तरीके के रहेगा। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट, स्टैम्पिड ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था, कहीं पे ऐसा घटना ना हो। इन तीनों एंगल पे हमने आज पूरा ऑफिसर्स के साथ ब्रीफ कर लिए हैं और एक रिव्यू भी हो गया है। कल इन्होंने ब्रीफ करेगा अपना डाउन द लाइन प्रोसेस का, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरा पक्के रहेगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेला परिसर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून को आयोजित होने वाले कैचीधाम मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नैनीताल, हल्द्वानी और भीमताल से शटल सेवाओं का संचालन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।